नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 4 अगस्त का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यूपीएससी और स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का हमारा सेशन। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, यूपीएससी ईपीएफओ का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप और सिर्फ टेस्ट सीरीज का भी पेड ग्रुप चालू है। ज्यादा जानकारी के लिए 85648805309696606608 पे कॉल कर सकते हैं आप लोग। हमारे सोशल मीडिया के हैंडल जिसपे हम लोग पेड पीडीएफ की फ्री पिक्स भी प्रोवाइड करते हैं, ये सारे चारे चैनल हमारे फ्री हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज, टेलीग्राम पे ओनली करंट अफेयर, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और ओनली यूपीएससी लिख के अगर आप सर्च करेंगे तो यू विल गेट दीज फ्री चैनल्स जिसमें हम लोग पेड पीडीएफ की पिक्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो बहुत ही ज्यादा अति आवश्यक हो सकते हैं वो हैं ये वाले। भारत ने यूएनएससी यानी कि आपकी सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र की, उसकी प्रेसिडेंसी यानी कि अध्यक्षता संभाल ली है। ज्यादा जानकारी देखेंगे आगे। 112वां एनुअल डे था नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र का जो है 112वां वार्षिक दिवस था। ठीक, तो ये इसके बारे में देखेंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है। पाक यानी कि पाकिस्तान एक बिल लेके आ रहा है जिसमें वो नया स्टेटस देना चाहता है गिलगिट बल्तिस्तान को। इसमें क्या दिक्कत है, क्या चीजें हैं, क्या इश्यूज हैं, सारी चीजें देखेंगे। ठीक, और इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में ये वाला हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, फिर से रिवाइज करेंगे इसे। सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है जो स्टेट हैं, राज्य हैं, वो क्यों सेक्शन धारा जो है 66A जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 वाला, उसके अंतर्गत क्यों केस लगा रहे हैं, इसके बारे में। ठीक, पहला जो हमारा टॉपिक है वो आपका आएगा इंटरनेशनल रिलेशन से। मान सकते हैं आप, इंडिया ने अध्यक्षता संभाल ली है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। अभी 1 अगस्त से इन्होंने किया है चालू। ठीक, 1 अगस्त से। अब देखिए इसको थोड़ा सा इसका पूरा वो देख लेते हैं संरचना। यूएनएससी, यूपीएससी लिखने आ रहा था मैं, सॉरी। यूएनएससी जो है इसमें होते हैं 15 मेंबर, 5 होते हैं परमानेंट मेंबर और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक, इंडिया के पास में शुरुआत में जब बना था यूएनएससी, आपका यूएन बना था, यूएन के बाद यूएनएससी जब बनाया जा रहा था सुरक्षा परिषद, जिसका कि मेन काम होता है दुनिया में पीस और सेफ्टी सिक्योरिटी को जो है बनाए रखना। ठीक, और इसी की वजह से जो यूएन है, यूएन संयुक्त राष्ट्र है, उसके 6 जो है प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं, उसमें से एक जो इसका ऑर्गन है यूएनएससी है, ये अकेला एक ऐसा ऑर्गन है जो कि बाइंडिंग जो है आप जो भी राष्ट्र हैं यूएन के अंदर, उनके ऊपर बाइंडिंग जो है रिजल्ट या फिर जो है निर्देश डिसीजन लगा सकता है। जैसे कि कोई मान लीजिए पीस वीस नहीं करने दे रहा है तो उसके खिलाफ सैंक्शंस लगा सकता है। ठीक, प्रतिबंध कुछ लगा सकता है, आर्थिक वार्थिक, और यहाँ तक कि मिलिट्री एक्शंस भी ले सकता है। ठीक, उसमें जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं उनमें से अगर किसी एक मेंबर में, देखिए जो भी डिसीजन होते हैं उसमें 5 जो परमानेंट मेंबर है उसमें किसी भी एक मेंबर ने अगर वीटो लगा, मतलब मना कर दिया किसी बात पर, तो फिर वीटो लग जाता है, वो कार्य नहीं होता है। तो मिलिट्री एक्शन भी लिया सकता है पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए यूएनएससी में। ठीक, यूएनएससी में आपके 5 परमानेंट मेंबर हैं, कौन कौन से हैं? यूएसए है, यूके है, चाइना है, ठीक, फ्रांस है और रशिया है। चाइना, इंडिया के पास पहले ऑफर आया था कि यूएनएससी के मेंबर बनने के लिए, तो इंडिया ने उस समय जो है मना कर दिया, कहा कि चाइना को दे दीजिए। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। खैर, 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, तो टोटल मेंबर कितने हो गए? 15। अब 10 नॉन परमानेंट मेंबर में इंडिया को अभी जो है मेंबरशिप मिली थी, नॉन परमानेंट यानी अस्थायी रूप से जो है जो मेंबर सख्यात हैं। अब इंडिया को मिला था 2021 में 1 जनवरी से, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ। ठीक, और इसमें जो 15 मेंबर होते हैं, इनका क्या है कि आपका जो 10 है मेंबर नॉन परमानेंट, इनको तो 2 साल के लिए बनाया जाता है भाई साहब।
2 साल की मेंबरशिप मिलती है। इंडिया को 1 जनवरी से मिली। अब इंडिया के या फिर जैसे बाकी और लोग भी जो हैं तो उनके अल्फाबेट्स के नाम से, ठीक, अक्षर से, जैसे इंडिया का क्या है, आई है, तो उस हिसाब से जो है प्रेसिडेंसी यानी कि अध्यक्षता जो है वो बदलती रहती है। हर महीने एक अलग जो है रोटेशन के हिसाब से प्रेसिडेंट चुना जाता है। तो अगस्त के महीने में इंडिया के लेटर के अनुसार से, जैसे मान लीजिए किसी का नाम अभिषेक है तो पहले आएगा, दूसरे का नाम जो है बच्चन है तो दूसरा आएगा, तीसरे का नाम जो है चेतन है तो तीसरे नंबर पे आएगा। इस तरीके से बात हो रही है, ठीक। तो अगस्त के महीने में इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली और ये पहली है, ठीक, 2 साल के लिए। तो एक बार और इंडिया को मिलेगी अध्यक्षता। यही सारी चीजें अभी यहाँ पर है आपका। लेकिन इस समय जब इंडिया अध्यक्ष बनेगा तो कई सारे मुद्दों पर इंडिया अध्यक्षता करेगा, जैसे कि समुद्री शांति, ठीक, सुरक्षा, आपकी शांति की स्थापना यानी पीस कीपिंग, काउंटर टेररिज्म, आतंकवाद से निपटने के लिए जो है ये सारी चीजें यहाँ पे होंगी। उसके ऊपर जो प्रेसिडेंसी है किसकी रहेगी, भारत की इस समय रहेगी, क्योंकि अगस्त में सारी चीजें हो रही। 2 साल का टेन्योर होता है, नॉन परमानेंट मेंबर हैं। 1 जनवरी से इंडिया को मौका मिला था और ये सिर्फ अकेली एक ऐसी बॉडी है जो बाइंडिंग डिसीजन लगा सकती है। अभी यूएन की बॉडी का जो भी एजेंडा होगा वो भारत सेट करेगा इस समय, ठीक। बिल्कुल ऐसा नहीं कि अपनी मनमानी करेगा, लेकिन भारत बैठता है। जैसे कि हमारे लोकसभा में मान लीजिए पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष हो जाते हैं, आपके स्पीकर हो जाते हैं, वैसे ही सिक्योरिटी काउंसिल जो है अभी इसमें कई सारे जो है महत्वपूर्ण मुद्दे पे मीटिंग होनी है। सीरिया के ऊपर, इराक, सोमालिया, येमन, मिडिल ईस्ट। सिक्योरिटी काउंसिल कई सारे जो है रेजोल्यूशन भी लेके आएगा, प्रस्ताव भी महत्वपूर्ण आने वाले, सोमाली, माली और आपका जो है ये यूएन इंटरिम फोर्स लेबनान, इन सब पर, ठीक। इसके अलावा जो है पीस कीपिंग फोर्स, समुद्री सुरक्षा, इन सब पे तो रहेगा ही रहेगा। और एक इवेंट भी आने वाला है, महत्वपूर्ण कार्यक्रम आने वाला है, किसकी याद में, पीस कीपर्स की याद में। बताइए सबसे ज्यादा दुनिया में कौन पीस कीपर्स जो है देता है और इंडिया का क्या नंबर है इस समय, ठीक। आपको इनको जो है ब्लू हेलमेट्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्लू हेलमेट्स। यूएनएससी की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से एक है, पीस और सिक्योरिटी के लिए काम करता है। ये रिकमेंड करता है, सिफारिश करता है कि कौन यूएन की जनरल असेंबली में आएगा और क्या क्या चेंजेस यूएन के चार्टर में होने चाहिए। इसके पास जो है ये पावर है कि स्टेब्लिश कर सके पीस कीपिंग ऑपरेशन, जो जैसे होने कहीं भी, मान लिया सोमालिया में ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो वहाँ पे पीस कीपिंग के लिए कुछ ऑपरेशन भेजने हैं लोगों को। और देखिए पीस कीपिंग में और मिलिट्री एक्शन में डिफरेंस होता है। पीस कीपिंग में सिर्फ पीस एक बार आ गया है मिलिट्री एक्शन के बाद, उसके बाद पीस को मेंटेन करने के लिए जो फोर्स जाती है उसको, वो ऐसा नहीं ऑफेंसिव आ जाएगी, मान लीजिए आगे, वो खाली उसको पीस को मेंटेन करेगी। कोई ये नहीं कि ऑफेंसिव होकर फिर से वो वहाँ पे मार धाड़ करने लगे। तो ये चीज़ भी है। और साथ ही साथ इंटरनेशनल सैंक्शन लगाना, प्रतिबंध लगाना, ये सारी बात है। ये अकेली एक ऐसी यूएन की बॉडी जो बाइंडिंग प्रस्ताव लगा सकता है मेंबर स्टेट्स पर, ठीक। और इसमें 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट हैं, 10 जो है आपके नॉन परमानेंट है, अस्थायी है। हर साल जनरल असेंबली में जो है 5 हर साल जनरल असेंबली में 5 नॉन परमानेंट मेंबर चुने जाते हैं 2 साल के लिए, ठीक। और उनकी जो है अध्यक्षता आती है 1 महीने के लिए। उनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इंग्लिश के हिसाब से, ध्यान रखना। 15 मेंबर में ये जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट होती है मंथली, ठीक। तो सिर्फ 10 मेंबर में नहीं हो रही, 15 के 15 मेंबर में हो रही है, यानी कि जो आपके परमानेंट मेंबर हैं उनको भी जोड़ के देखा जाता है। जो हेड होता है कंट्री का डेलीगेशन इज ऑल्सो नोन एज द जो है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक। ये चीज़ है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। इसका 112वां जो है एनुअल डे था। अभी हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने जाके इसका इनॉग्रेशन किया, ठीक। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। अब देखिए यहाँ पर क्या था, इन्होंने कुछ चीज़ें जो है, वैसे तो सारा कुछ वर्चुअली हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, तो हेल्थ मिनिस्टर जी ने कुछ कुछ चीज़ें इनॉग्रेट करी, वो जानना जरूरी है। एक तो है होल जीनोम सीक्वेंसिंग। जितना भी हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है उसको सीक्वेंसिंग, उसमें ऐसे ए से टी मिलता है, एडोनिन, थायमिन हो गया आपका, ठीक, साइटोकिनिन, जेनोसिन, क्या होता है वो, तो मतलब ये ट्रिपल बॉन्डिंग होता है जी और सी के बीच में, डबल बॉन्डिंग होता है ए और टी के बीच में। तो इसकी कोडिंग अलग अलग होती है, ठीक। तो ऐसे ए जी ऐसे करके जो है कई सारी कोडिंग होगी। तो पूरी जीनोम, जो भी अनुवंशिक हमारी जो चीज़ें होती हैं, जेनेटिक जो डीएनए है, इन सबको सीक्वेंस करके ये कोडिंग की वजह से अलग अलग प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं। तो उसकी पूरी
हम जानकारी ले लें, उसी को ही बोलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। इसके जरिए हम ये भी जान सकते हैं कि भैया कोई मान लीजिए वंशानुगत कोई जो है किसी को डिजीज आ गई, कोई विकार आ गया है, ठीक, यानी कि इनहेरिटेड डिजीज आ गई है, या फिर कोई और प्रॉब्लम उसको हो रही है, तो वो सारी चीजें हम इसको देखकर, जीनोम को देख के समझ सकते हैं और अभी सही कर सकते हैं और आगे आने वाली जो जनरेशन है उसमें भी सही कर सकते हैं। इसके लिए हेल्थ मिनिस्टर जी ने अभी जब यहाँ पे इनॉग्रेट किया जो है होल जीनोम सीक्वेंसिंग नेशनल डिफेंस लेबोरेटरी, भी इन्होंने इनॉग्रेट करी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर। अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस समझ लीजिए AMR ये होता है जब एंटी माइक्रोब, मतलब माइक्रोब्स कौन से, बैक्टीरिया, ये सब हो गया। आपने मान लीजिए कोई आपको जो है बैक्टीरिया से कोई संबंधित कोई जो है बीमारी हो गई, आपने दवाई खानी थी 5 दिन, आपने खाई सिर्फ 3 दिन। जो बैक्टीरिया मान लीजिए 100 थे, 100 में से मर गए 99, लेकिन एक बच गया, और एक वो ऐसा बचा कि उसने इस दवाई के रोकने पर जो है इस तरीके से अपने आप को म्यूटेट कर लिया, रेजिस्टेंस कर लिया कि अब ये दवाई इसके ऊपर असर ही नहीं करती और अपने आप को ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 करता चला जा रहा है। और ये वाली दवा जो थी अब ये इसके ऊपर काम ही नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपने जो कोर्स पूरा किया नहीं और इस माइक्रोब ने अपने आप को इस वाले जो जो भी दवाई थी उससे रेजिस्टेंस पा लिया अपने अंदर म्यूटेशन करके। ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए एक्स्ट्रा। और इसके अलावा जो है BSL-3 लेबोरेटरी भी बना को भी इनॉग्रेट किया है, PG हॉस्टल किया है, गेस्ट हाउस किया है, ये सारी चीजें की है। ठीक, आपका होल जीनोम सीक्वेंसिंग जो है एक ऐसा मेथड है जिसमें जो जितने भी हमारे जीनोम्स होते हैं, अनुवांशिक इंफॉर्मेशन होती है, उन सब के बारे में जो है आपका विश्लेषण किया जाता है। इससे हमें कौन से इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, म्यूटेशन क्या हो रहा है, कैंसर कैसे क्या बढ़ रहा है, या फिर डिजीज के बढ़ने के ट्रैकिंग वैकिंग करने पे नियंत्रण रखने के लिए भी किया जाता है। एक यहाँ पर जो है अडेप्टेशन प्लान्स भी लाए गए, NPCCHS, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू। ये क्या है? नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ। क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक राष्ट्रीय प्रोग्राम लाया गया है। क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन हेल्थ दोनों को जोड़ के देखना है। समझ में आ रही बात? ये है। और इसमें क्या है आपका कि हेल्थ मिनिस्टर जी ने जो है अभी नेशनल हेल्थ प्लान एडाप्टेशन प्लान निकाला है। ठीक, 2 चीजें हैं, NPCCH है अलग, एडाप्टेशन प्लान अलग है। तो एडाप्टेशन प्लान निकाला गया एयर पोल्यूशन, ठीक है, वायु प्रदूषण और जो है आपका हीट पर, ठीक, इन पे इंफोग्राफिक्स निकाले गए। साथ ही साथ एक पहला न्यूज लेटर लाया गया आपका नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ, जिसको NPCCHH बोला जा रहा है। और इस प्रोग्राम को डेवलप किसने किया है? सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्लाइमेट चेंज हेल्थ एट NCDC, नेशनल जो है ये वाला आपका क्या था, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। ठीक, तो ये वाली चीज हो गई। और यहाँ पर जो है आपका कोई एक प्लान सजेस्ट कर रहा है कमेटी बनाने का। ठीक, हर हॉस्पिटल में कमेटी बनेगी एयर पोल्यूशन और हेल्थ के ऊपर, जिसमें से हेल्थ ऑफिशियल्स होंगे। ठीक, तो हॉस्पिटल के मतलब जैसे कि मेडिसिन से संबंधित, पेडियाट्रिक्स हो गया, बच्चों से संबंधित हो गया, कार्डियोलॉजी आपका हार्ट से हो गया, न्यूरोलॉजी हो गया, आपका एंडोक्राइनोलॉजी हो गया। तो इन सबसे संबंधित जो है एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि हेल्प करेगी कि किस तरीके से एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण और हेल्थ से संबंधित जो है हमें जो है एडवाइस और ये सब मिलनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है भैया NPCCH के? ये है कि आपका रिसर्च कैपेसिटी को मजबूत बनाएगी, ठीक, और अनुसंधान क्षमता को दृढ़ करेगी। जो हेल्थ केयर का सिस्टम है उसको भी मजबूत करेगी। हेल्थ की जो प्रिपेयर्डनेस है, रिस्पांस है, जैसे कोविड के तरीके से ना हो, सेकंड वेव की तरह हम रेडी रहें, प्रिपेयर रहें और रिस्पांस भी बेहतरीन हो, इसके लिए भी जो हेल्प करेगी NPCCH। क्लाइमेट चेंज तो बिल्कुल उभरता हुआ जो है एक जो है आपका खतरा है, उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना ही चाहिए। और क्रिएट अवेयरनेस तो भैया बहुत ज़्यादा जरूरी है। लोग जो है पता चला हम इधर से काम कर रहे हैं, सफाई करते आ रहे हैं और पीछे से यहाँ से लोग कूड़ा फैलाते आ रहे हैं, तो लोगों को अवेयर भी करना पड़ेगा। ये एक्चुअली क्लाइमेट चेंज से निपटना सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये हमारा भी काम है। ठीक, तो आपको ये देखना चाहिए कि हमें पानी जो है खुला नहीं रहने देना है, हमें इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जिस कमरे में नहीं बैठे हो उसका पंखे उनके बंद कर दो मेरे भाई। क्यों? आपको नहीं ऐसा समझना चाहिए कि जो हमारे यहाँ बिजली बन रही है अभी वो 70 से 80% जो है वो कोयले से बन रही है। अगर हम बिजली जो है फालतू में खर्च कर रहे हैं तो हम नेशनल ये लॉस है हमारा। एक तो नेशनल लॉस है कि हम जो गरीब लोग जिनके पास बिजली नहीं है, एक तो उनके साथ चीटिंग है कि उनको भैया बिजली नहीं मिल रही, उनको महत्व पता है, हम लोग को नहीं पता क्योंकि हम लोग को ईजिली अवेलेबल है।
और दूसरी चीज, जब कोयले से बन रही है, बिजली एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, तो एक्स्ट्रा कोयला खपेगा, तो एक्स्ट्रा जो कार्बन एमिशन उत्सर्जन होगा, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यू कैन ऑल्सो डू योर एक्शन, योर बिड फॉर द फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमेशा जब भी कभी आप लिखो तो ये भी ध्यान रखना कि इंडिविजुअल एक्शंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो इसके बाद जो है आपका नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के बारे में समझ लेते हैं। इसका पहले नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज क्या है कि एक से दूसरे की तरफ जो वायरस फैल जाते हैं उनको बोलते हैं वायरस या फिर डिजीज जो भी है। ठीक, जैसे डायबिटीज है वो एक से दूसरे छुआछूत से नहीं फैलती है। ठीक, लेकिन आपका जो है ये टीबी भी है, ये फैल जाती है, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज में है। ठीक, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि इंडियन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंतर्गत पाया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत आता है। ठीक, इसको एस्टेब्लिश किया गया था वो जुलाई 1963 में, और यह मतलब अनुसंधान कर सकते हैं एपिडेमियोलॉजी, मतलब कि किस तरीके से डिजीज क्या चीज निकल रही, बिल्कुल रूट कॉज जानना, इसको बोलते हैं आसान भाषा में एपिडेमियोलॉजी। और ये कंट्रोल करता है कम्युनिकेबल डिजीजेस को, रिकॉग्नाइज करता है कि क्या एक्टिविटी हो रही है मलेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है, शामनाथ मार्ग पे, और इसकी 8 ब्रांचेस हैं, अलवर, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, कलिकट, कुर्नूर और जगदलपुर, पटना, राजा मुंडराय और वाराणसी। राजा मुंडराय बताइए किस स्टेट में है। ठीक, तो ये वाला हो गया टॉपिक हमारा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया, ये दोनों ही योजनाएं जो है वो उद्यमिता को बढ़ाने के लिए है, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए, लोग नौकरी दें, मतलब ये इस पे ध्यान ज्यादा दें कि नौकरी वो दें, जॉब को क्रिएट करें। तो उसके लिए जो योजना लाई गई थी, इसमें मुद्रा योजना में तो 10 लाख तक का जो है नॉन फार्म, ध्यान रखना नॉन फार्म, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मतलब कि एग्रीकल्चर से संबंधित नहीं, किसी और उसमें जो है आप कोई मान लीजिए काम नया चालू करना चाहते हो, उद्यमिता कोई बिजनेस जो कृषि से संबंधित ना हो, ठीक, सर्विसेज से हो, किसी भी चीज से हो, लेकिन इससे ना हो, तो उसके लिए मुद्रा योजना के अंतर्गत आपको लोन मिलता है। कौन देता है सारी चीजें बताऊंगा। तो और दूसरा स्टैंड अप इंडिया है। इस स्टैंड अप इंडिया में तो काफी ज्यादा भी लोन मिल जाता है, आपको लोन मिल जाता है, ध्यान रखना, लोन बोल रहा हूँ, ग्रांट ये नहीं है कि लिया और भाग गए। तो उस तरीके से स्टैंड अप इंडिया में भी जो है आपका ये क्या होता है, महिलाओं को, एससी और एसटी कम्युनिटीज को जो है लोन दिया जाता है। दूसरा एक और भी है स्टार्टअप इंडिया, दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक, तो स्टैंड अप इंडिया ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है आपके, किसके स्कीम है ये, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि वो पूछ लेगा कि भैया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू सर्विसेज है क्या, नहीं, फाइनेंशियल सर्विसेज है। ये लोन देते हैं एंटरप्रेन्योर को। ठीक, ये चीज अभी बताई गई है आपके लोकसभा में। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि मुद्रा पोर्टल पे कितना क्या लोन दिया गया, ये समझ लेते हैं। 31 मार्च तक 2021 तक जो क्वांटिटी लोन की दी गई वो 29 करोड़ के आसपास दी गई, जिसमें कि पैसा जो था वो 15 लाख करोड़ दिया गया है। और ये स्कीम चालू हुई थी अप्रैल 2015 से। और इसमें अगर ये देखा जाए कि जो नए एंटरप्रेन्योर थे, ऐसा तो नहीं कि जो लोग पुराने हैं उन्हीं को मिल रहा है, नए लोग को मिल रहा है, करीबन 5.25 लाख करोड़ रुपए तो नए लोग को उद्यम मिला है। मतलब कि हमारे ऐसे भी जो लोग हैं वो नए तरीके से अगर नॉन फॉर्म कोई आइडिया लेके आते हैं तो उसके लिए भी लोन हमें मिल सकता है। लोन देखिए 10 लाख तक का मिलेगा। ठीक, नॉन कॉर्पोरेट लोन मिलेगा, नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए मिलेगा। ये नहीं आपने कह दिया कि 10 लाख रुपए चाहिए और हमारा लार्ज एंटरप्राइज है, नो नो नो, यू विल गेट द लोन फॉर द सूक्ष्म एंड लघु एंटरप्राइजेस, उद्योगों के लिए। ठीक, और नॉन फॉर्म होना चाहिए। 8 अप्रैल 2015 से मुद्रा योजना चालू हुई थी, प्राइम मिनिस्टर जी ने इसको लॉन्च किया था। अच्छा, लोन देगा कौन कौन, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल यहीं से बनेंगे। ये देते हैं लोन कमर्शियल बैंक जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सारे भी दे सकते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। ठीक, अच्छा, आप लोग को कमेंट करके बताना है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक के बीच में डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बारे में बताओ और इनके बीच का डिफरेंस बताओ। ठीक, और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी दे सकते हैं और एनबीएफसीज भी दे सकते हैं। ध्यान रखना, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया भी है। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि मुद्रा जो है कोई भी ऐसा लोन जो है डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करता इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर को और या फिर माइक्रो एंटरप्राइजेस के हो, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करता है। इसमें ये चीज जाना जरूरी है। आपको जो है जाना पड़ेगा, पहले सारी चीजें आपकी जांच होगी, आप मतलब लगेगा कि उनको हाँ ठीक है, तभी वो आपको जो है जैसे नाबार्ड अवार्ड के अंतर्गत जो है आपको माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से वो फिर दिलवा देगा। आपको कागज पत्तर ये सब देना पड़ेगा।
ताकि धांधली वाली ना हो। इसलिए इसका एम देखिए यही है कि डेवलपमेंट हो, फंडिंग नीड, भैया लोग चालू करते हैं तो कोई बिजनेस तो उनको पैसा चाहिए होता है, माइक्रो यूनिट के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए, तो उनको जो है आपका यहाँ से मुद्रा योजना से के अंतर्गत लोन मिल जाए वो जरूरी है। अच्छा, लोन को तीन जो है भागों में, तीन तरीकों में, तीन तरीके से इसका वर्गीकरण किया गया। एक तो है शिशु लोन, ठीक, शिशु मतलब छोटा बच्चा है प्यारा सा, तो ये 50,000 तक का लोन ले सकता है। किशोर हो गया थोड़ा ज्यादा एडल्सन टाइप से हो गया तो इसको 50,000 से 5 लाख तक का हो गया। और तरुण हो गया तो मतलब कि बड़ा बच्चा हो गया तो ये जो है इसको 5 लाख से 10 लाख तक का लोन मिलेगा। इसको ऐसे याद कर लेना, SKT क्या है, SKT 50 50 50 50 से 5 5 5 5 से 10 लाख रुपए, इस तरीके से याद कर लो यार। कुछ भी ऐसा बनाओ कि याद रहे बस, ठीक। जैसे मान लो, भले ही जैसे मैं अभी चने बेचते हुए आपको बता रहा था, लेकिन बस याद रहना चाहिए। अच्छा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत के तहत जो है पात्र कौन कौन से, कोई भी इंडियन सिटीजन जिसके पास बिजनेस प्लान है, नॉन फॉर्म इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी के लिए, कृषि संबंधित नहीं होना चाहिए, जैसे कि कुछ जो है आपका विनिर्माण है, ठीक, प्रोसेसिंग है, प्रसंस्करण है, ट्रेडिंग व्यापार है, या फिर सर्विस देना चाहते हो तो 10 लाख रुपए तक के उठा सकते हो। बस आपको जो है कागज पत्तर ये सब देना पड़ेगा। डायरेक्टली बैंक पे आप जाके नहीं खड़े हो सकते कि लाओ मुद्रा योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए निकालो, चलो ढीले करो, ऐसा नहीं होगा, ठीक। जो हमारा 4 अगस्त का डेली यूपीएससी मेंस जीएस आंसर राइटिंग फ्री प्रैक्टिस का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79, वो ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है विद रेफरेंस टू इंडिया एंड पाकिस्तान। अगला टॉपिक हमारा इसी से संबंधित है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने दिया है व्हाट, मैंने सोचा कि आज क्वेश्चन पहले दूं फिर आपको उससे संबंधित पढ़ा दूं, ताकि आपको जो है थोड़ा सा कंटेंट भी अच्छा मिल जाए, ताकि आप खाली अपने प्रेजेंटेशन पे ध्यान दें, ठीक। और इसमें रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या है, सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, ये भी आपको बताना है, ठीक। 200 वर्ड से ज्यादा मत लिखिएगा। देखिए इसमें हमारा जो अगला टॉपिक है वो आपका आ सकता है जीएस पेपर 2 में आपका, ठीक, इंटरनेशनल रिलेशन, या फिर जीएस पेपर 3 में आपका सिक्योरिटी इश्यू से संबंधित। अब देखिए पाकिस्तान जो है वो हमेशा की तरह अपनी बेवकूफ़ियां दिखाते हुए एक बार फिर से अपना उसका प्रदर्शित कर रहा है। गिलगिट बल्तिस्तान को नया दर्जा देने के लिए एक बिल लेके आ गए हैं भाई साहब, ठीक। मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि वो एक नया जो है बिल लेके आए हैं। वहां पे अस्थाई, ठीक, प्रोविजनल है, अस्थाई टेम्परेरी है, प्रोविंशियल स्टेटस देना चाहते हैं। पाकिस्तान में भी 4 प्रोविंसेस हैं, अभी देखेंगे। 5वां दर्जा जो है प्रोविंस का ये गिलगिट बल्तिस्तान को देना चाहते हैं, जो कि भारत के का अभिन्न हिस्सा है। अभी पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है, ध्यान रखना, ठीक। अभी इसका मैप से समझेंगे। और ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, ठीक। सामरिक महत्व, रणनीतिक महत्व इसका बहुत ज्यादा है। क्यों? पाकिस्तान जो है बीच में, देखिए जैसे ये भारत का ये है आपका, तो ये वाला जो हिस्सा है, ठीक। चलिए इसको मैप से ही समझ लेते हैं, मेरे मैप से तो अच्छा ही बनेगा। यहाँ पे देखिए ये जो हिस्सा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर 1948 में जो इसने ऑक्युपाई कर लिया था, तो ये जो है गिलगिट बल्तिस्तान। अब ये तो पूरा तो भारत है ना यार, जिस दिन चाहेंगे उस दिन ले भी लेंगे, देखो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब ये रणनीतिक क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान डायरेक्टली चाइना पे, देखो चाइना को यहाँ पे वैसे तो लैंड बाउंड्री नहीं है चाइना के पास, पाकिस्तान के पास, चाइना के पास सीधे पहुंचने के लिए, लेकिन ये ऑक्युपेशन की वजह से ये पाकिस्तान जो है सीधे चाइना से कांटेक्ट में आ जाता है लैंड बॉर्डर पे। और यहां तक देखिए पाकिस्तान ने चाइना को ये गिफ्ट भी कर दिया है, एरिया सीडेड टू चाइना बाय पाकिस्तान। और यहीं पे एक जगह है जो है आपकी यहाँ पे, जिसको बोलते हैं हम लोग सियाचिन ग्लेशियर, और इसीलिए हम लोगों ने सियाचिन ग्लेशियर जरूर ले लिया। अदरवाइज क्या होता कि यहाँ पे चाइना फिर यहाँ से कट जाता पूरा, ठीक है ना। सियाचिन ये भी चाइना के पास ही है। यहाँ पे इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इंडिया पाकिस्तान से वाली जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक। तो यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है, जिसको NJ करके एक नाम होता है, उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। पिछली बार यूपीएससी ने पूछ भी लिया था पहला क्वेश्चन, तो यहाँ पे इसने दे दिया। और ये रणनीतिक इसीलिए है। और यहीं से ही जो है CPEC जा रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो हिस्सा है, ग्वादर पोर्ट तक जाता है। और इसीलिए भारत ने जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को जो है ज्वाइन नहीं किया है। वो कहता है कि तुमने हमारे संप्रभुता पे जो है ये लगा रहे हो, हमारी जो एरिया है उसके थ्रू तुम कैसे ले आके आ रहे हो। पाकिस्तान ने तो ऑक्युपाई कर रखा, और ऑक्युपाई भी इलीगल है ये। क्यों? क्योंकि हमारा जो है जब इन्होंने जबरदस्ती किया था, उसके बाद जो है 1948 में UN के हस्तक्षेप के बाद, जिसमें ये कहा गया था कि भैया यहाँ पे अब जो है खाली कराया जाएगा, पहले तुम अपने लड़ाके हो ये सब हटाओ, फिर उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, उसको कर रखा। और अब इसको नया मतलब वही है,
इंडिया को जो है उकसा रहे हैं, क्योंकि इंडिया इनको ज्यादा भाव देता नहीं बेकारियों को, तो इसलिए जो है अब उसको उकसा कर किसी तरीके से जो है कुछ ना कुछ इंटरनेशनल वो लेना चाहते हैं, ये अटेंशन, ये है चीज। ठीक, तो अब इस लॉ के अंतर्गत इनकी जो मिनिस्ट्री है लॉ एंड जस्टिस, उसने कहा कि सुप्रीम एपेलेट कोर्ट है गिलगिट बल्तिस्तान का, उसको हम एबॉलिश कर देंगे और इलेक्शन कमीशन जो यहाँ का रीजन का है उसको भी हम मर्ज कर देंगे पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन से। क्या ही इलेक्शन कराता होगा पता नहीं। जो ड्राफ्ट है वो 26वां कॉन्स्टिट्यूशनल के अमेंडमेंट होगा, इमरान खान ने ये बोला है। ठीक, इमरान खान नियाजी इनका नाम है पूरा। एक बार जो है हिस्ट्री खोल के देखिएगा कि नियाजी बाकी कौन थे जिन्होंने जो है भारत के सामने जो है मतलब क्या थे नियाजी, एक बार मतलब आउट ऑफ, वैसे एक बार देखिएगा नियाजी कौन थे। तो इट इज एन ऑटोनोमस रीजन, ये एक जो अभी जो है ऑटोनोमस रीजन है, स्वायत्त क्षेत्र है, लेकिन इसको जो है 5वां ये प्रोविंस बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान में ऑलरेडी जो है बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध है। ठीक, और देखिए अबाउट गिलगिट बल्तिस्तान रीजन देखें तो ये टेरिटरी इनकी सबसे उत्तरी टेरिटरी हो जाएगी पाकिस्तान की, और जो है ये अकेला ऐसा टेरिटोरियल फ्रंटियर है जिससे चाइना से मिलते हैं। चाइना का जिंगजियांग ऑटोनोमस, जिंगजियांग में कौन सी वो है उइघुर, याद आ रहा है, उइघुर है जिससे जो है चाइना वैसे ही परेशान रहता है। तो ये वाली चीज़ है, कम्युनिटी चाइना परेशान रहता है, हालांकि उनकी कोई गलती नहीं है। गिलगिट बल्तिस्तान रीजन जो है वो सराउंड किया गया है आपका अफगानिस्तान से पश्चिम में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से साउथ में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से आपका पूर्व में। ठीक, और ये एरिया जो है अभी पाकिस्तान के नियंत्रण में है, और इस ये मतलब इनवॉलेशन मतलब उल्लंघन करते हुए यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान जो था उसका जो रेजोल्यूशन आया था 28 अप्रैल 1949, उसके अपोजिशन, उसका उल्लंघन करते हुए ऑक्यूपेशन में है, ध्यान रखना। तो ये जो हमेशा इलीगल काम करते आया है अभी फिर से कर रहा है, और अब तो उसको प्रोविंशियल करने की कोशिश कर रहा है। अभी 1 नवंबर 2020 को ये गिलगिट बल्तिस्तान में इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। ठीक, और वहाँ पे जाके इमरान खान ने बड़ी बातें करी थी कि प्रोविंशियल इसको स्टेटस दे देंगे, ठीक, 5वां राज्य बना देंगे, प्रोविंस बना देंगे। मार्च इस साल में जो है इन्होंने असेंबली में पास भी कर लिया, यूनैनिमस रेजोल्यूशन पास किया, मतलब सबकी सहमति के साथ में कि हाँ भैया अमेंड करो कॉन्स्टिट्यूशन और गिलगिट बल्तिस्तान को प्रोविंशियल प्रोविंस जो है बना दो पाकिस्तान का। अच्छा, देखो इस तरीके के जो मुद्दे होते हैं उसमें अपोजिशन भी साथ आ जाता है। तो इसमें यूनैनिमस अगर बोल रहे हैं तो इसमें आपको समझना चाहिए कि सबकी सहमति है नहीं, बस वो सब लोग जो है कि वोट बैंक के चक्कर में वहाँ पे ये सोचते हैं कि यार हम क्यों मतलब एंटी पाकिस्तान बन जाएं, तो इसलिए जो है वो लोग भी हाँ कर देते हैं। ये हर जगह होता है। ठीक, तो चेंज इन स्टेटस जो हो रहा है ये अब बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड थी। ऐसा कहा जा रहा है कि 15 लाख लोग जो रहते हैं वो सब चाहते हैं कि गिलगिट बल्तिस्तान जो है पाकिस्तान का ही हिस्सा बन जाए, ये सारी चीज़ें। लेकिन आज तक अभी भी इनकी इतनी औकात नहीं हुई है कि उसको परमानेंट बोल दे, प्रोविजनल ही बोला है। ठीक, क्योंकि अगर वैसे करेंगे तो यूएन अभी इनके ऊपर वो कर देगा, इंडिया भी तो करेगा। अभी ज़्यादा छत्ते में हाथ डालोगे तो दिक्कत तो होगी ना। इंडिया का स्टैंड सिंपल है, बिल्कुल क्लियर है कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर लद्दाख की है, ये पूरा, और इसमें इंक्लूड कर लो गिलगिट और बल्तिस्तान, ये भारत का अखंड हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है हमारा। और इसमें आपने जो भी इलीगल और जो तरीके से इसको ऑक्युपाई कर रखा है, हमने वैसे नहीं, हमारा जो इस पे जो अधिकार है वो पूरा लीगल है और इररिवोकेबल एक्सेशन है, यानी कि अपरिवर्तनीय परिग्रहण है, और हमने लीगली ये बात कर रहे हैं, आपकी तरह कैसे नहीं कर रहे हैं खाली। ठीक, इंडिया मेंटेन करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पाकिस्तान है उसकी जुडिशरी के पास कोई भी अधिकार नहीं है कि वो इस टेरिटरी को इलीगली, ठीक, अवैध रूप से जो है या फिर जो है फोर्सफुली ऑक्युपाई कर ले, ये चीज है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका सुप्रीम कोर्ट का ने कहा है कि केसेस जो 66, ये हम लोगों ने पीछे किया भी था। देखिए इसमें ये जीएस पेपर 3 में आएगा आपका, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, सोशल मीडिया वाले में, इस तरीके से। तो इसमें क्या है कि जो सेक्शन 66A था, ठीक था, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि श्रेया सिंगल नाम से एक केस था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन्होंने कहा था कि जो इसमें डेफिनेशन कही गई है कि ऑनलाइन कोई पोस्ट करता है तो उसको बता देंगे कि भैया ये ऑफेंसिव है।
अब उन्होंने क्या ऑफेंसिव होता है उसको ढंग से डिफाइन नहीं किया, परिभाषा है नहीं कुछ भी, तो इसके लिए इसका मिसयूज हो रहा था। मिसयूज होने की वजह से जो है कोई भी कुछ बोलता था तो उसको जो है तुरंत जाके जेल में डाल दिया था। और जो है इसमें श्रेया सिंघल जी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने ये वाला जो सेक्शन था इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक बना दिया दो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत। और लेकिन हुआ क्या, उसके बावजूद भी कई सारे स्टेट्स में जो है आपका इसी 66 एक्ट जो सेक्शन है ए के अंतर्गत जो है लोगों को गिरफ्तार करते रहे, केसेस लगाते रहे, एफआईआर होती रही। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा भी कि भैया सारे राज्यों को इसकी प्रतिलिपि भेजो, बताओ कि भैया क्यों कर रहे हो यार, जब ये है ही नहीं, हमने बोल दिया, तुम क्यों अवमानना कर रहे हो। ठीक, तो ये चीज है। अभी उसके बाद भी 4 हफ्ते की बात हुई है, अभी देखते हैं कि मतलब कैसे क्या रहेगा, लेकिन अभी ये है नहीं जो है। अभी भी स्टेट जो है खुद से पता नहीं क्यों इसको कर रहे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस पे अपना एक्शन ले रहा है। यही वाली चीज है, हम लोग इसको किया भी था पीछे, फिर से आज इसका रिवीजन हो गया है। ठीक, और यहाँ पे देखिए अभी इन्होंने कहा है कि बहुत ही मतलब क्या यार 6 साल हो गए हमने इसको हटा दिया था, तब भी फ्री स्पीच अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कोई कुछ भी बोल रहा है उसको रोक रहे हो, तो इसलिए हमने इसको हटाया था जजमेंट 2015 में, अभी भी तुम लोग उसको लगा रहे हो। ठीक, इसमें जो है कई सारे वर्ड्स जो है उसका सही से आपने परिभाषा ही नहीं उसकी दी है और उसका गलत यूज करते थे, ऑफेंसिंग मैनेसिंग ऐसे बोल के, और जो है आप किसी को भी जो है आप जेल में पहुंचा दे रहे थे, ये वाली चीज है। ठीक, हमारा आ गया है फेवरेट सेक्शन, इसका नाम है कौन बनेगा आईएएस पीसीएस में जो है किस तरीके से हमें प्रीलिम्स को क्वेश्चन करने चाहिए उस पर हम ध्यान देते हैं। देखिए अश्वगंधा से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सही आपको बताना है। अश्वगंधा यानी कि विथानिया सोमनिफेरा, ये जो है इसको इंडियन विंटर चेरी भी बोला जाता है। इसको वर्गीकरण इसका किया गया एडाप्टोजेन में, इसका मतलब ये होता है कि ये जो है बॉडी से स्ट्रेस को मैनेज करता है। ठीक, तो ये क्या दोनों स्टेटमेंट क्या सही हैं। अश्वगंधा जो है ये भारत के जो सूखे हिस्से हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, जैसे कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन जगहों पे अश्वगंधा ग्रो होता है। तो क्या स्टेटमेंट सारे सही हैं कि गलत हैं, बताइए। सारे स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे सही है। मिनिस्ट्री आयुष ने यूके के लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन ट्रॉपिकल मेडिसिन के साथ में मिलकर अश्वगंधा को प्रमोट करने की बात कही गई, क्योंकि कोविड-19 की वजह से कई लोग डिप्रेशन में आ गए थे, तो डिप्रेशन, स्ट्रेस, इसको ही मैनेज करने के लिए अश्वगंधा एक तरीके का एडाप्टोजन होता है। इसको भारत की विंटर चेरी भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा ये सारे फैक्ट्स। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है, जो क्वेश्चन है वो है कि दिल्ली अलवर आरआरटीएस होता है रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये 250 किलोमीटर का 250 किलोमीटर रैपिड रेल कॉरिडोर जो है विच विल बी ए मिक्स ऑफ एलिवेटेड ट्रैक्स एंड टनल्स, मतलब गुफा बना के, जैसे ट्रेन होती है ना मेट्रो ट्रेन, वैसे ही आपने जो लोग हैं उन्होंने देखा होगा दिल्ली से मेरठ तक भी जो है आपकी रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन रहा है। तो इसी तरीके की जो है ट्रेन से जोड़ दिया जाएगा जो भी आसपास के रीजन है दिल्ली के, तो अलवर तक जोड़ना है। तो ये क्या 250 किलोमीटर है, तो अगर ये आप क्वेश्चन कर रहे हो तो ये वाला फैक्ट आपको देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ठीक, इसमें ये कहा गया कि काफी समय कम कर देगा, 117 मिनट जो है, और काफी 2 घंटे से भी कम लगेगा समय, ये एक अच्छी बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी जिसने ये परमिट कर दिया है कि हाँ ठीक है भैया, दिल्ली अलवर रेलवे रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम जो है, ट्रांजिट सिस्टम, वो अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क और एक्सटेंडेड रीजन जो है उसके थ्रू भी आप बना सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये पहाड़ है, ठीक है, तो इसके यहाँ पे ये जो है इसके अंदर से आप इसको लेके जाओ, ऊपर से नहीं, सरफेस से नीचे से ऊपर जो है बढ़िया पार्क वार्क बना हुआ है, बायोडाइवर्सिटी वो चलता रहे। तो कमेटी ने बोल दिया था। देखिए यहाँ पे सारे ही जो है स्टेटमेंट सही हैं सिवाय एक के। 250 नहीं 164 किलोमीटर है शायद, हाँ 164 किलोमीटर ट्रैक और टनल जो है के थ्रू इसको बनाया जाएगा, 3 फेजेस में होगा। कमेटी की रिपोर्ट में ये बोला गया था कि जो रेल प्रपोज्ड है ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। ठीक, आपके जो है लोगों की जो है भला इससे होगा, काफी ज्यादा जनहित में है, और साथ ही साथ 20 मीटर जमीन के नीचे चलेगी ये। ठीक, तो ये जो डिफरेंस है 20 मीटर, तो इसकी वजह से कोई पेड़ वेड़ तो कटना ही नहीं है और कोई कंस्ट्रक्शन जो है जमीन सरफेस पे होना ही नहीं है मॉर्फोलॉजिकल रीजन में, तो फिर दिक्कत नहीं है, आराम से आप करिए। जो दिल्ली है उसके रीजन को जोड़िए, दिल्ली के जो अरावली रिज एरिया है उसको दिल्ली का लंग्स यानी कि फेफड़ा भी माना जाता है।
तो इसी के साथ में हम लोग का आज का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और आप लोग को अगर जो हमारे पेड की जानकारी लेनी तो 8564880530 9696060608 पे आप लोग जो है कॉल कर सकते हैं। चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 10 बजे, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। खूब पढ़िए, खूब बढ़िए, खूब सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।